नमस्कार दोस्तों, आदर्श टेक्निकल क्लासेस दोस्तों में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर अपनी सीरीज चल रही है 21 दिन 21 मैराथन और उसके अंदर यहाँ पे आज 18 नंबर सीरीज है। तो 17 पर्सन है वो, सॉरी 17 जो मैराथन है वो कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। तो यहाँ आज 18 नंबर अपन चलते हैं और 18 नंबरों का पहला प्रश्न आज देखिएगा और यहाँ पे सारे प्रश्नों का अपन सुपड़ा साफ करते हैं। और पहला प्रश्न आ चुका है कि 21 वो सॉरी यहाँ पे किसी वाइंडिंग में कॉइल की संख्या प्रति पोल प्रति फेज एक ही हो तो उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगर यहाँ अपन कहते हैं किसी वाइंडिंग में कॉइल की संख्या प्रति पोल प्रति फेज एक ही होती है तो उसे क्या कहते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन वाइंडिंग कहते हैं, कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग कहते हैं और उपरोक्त सभी कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग और कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग और एक होती है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन जो वाइंडिंग होती है, डिस्ट्रीब्यूशन वाइंडिंग होती है यानी वितरण वाइंडिंग होती है। कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग होती है, ये आपके सिंगल फेज में हम प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे अपनी हो जाती है वितरण वाइंडिंग हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे कौन सी हो जाएगी, वितरण वाइंडिंग होती है। आगे नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे नंबर 2 प्रश्न होता है अतिरिक्त सुपर केबल का उपयोग वोल्टेज स्तर के लिए किया जाता है। तो अतिरिक्त सुपर केबल होती है, अतिरिक्त यानी कि अतिरिक्त सुपर केबल होती है तो वो किसके लिए होती है। तो यहाँ पे देखो मैं बात करता हूं, एक होती है आपकी निम्न दाब यानी लो टेंशन। तो दोस्तों यहाँ पे अपन बात करते हैं लो टेंशन। तो लो टेंशन होती है वो आपकी 1 केवी होती है। यहाँ बात करते हैं हाई टेंशन और हाई टेंशन होती है 11 केवी। ठीक है, यहाँ पे हाई टेंशन। एक होती है यहाँ पे सुपर टेंशन और सुपर टेंशन होती है 33 केवी पे। ठीक है, और यहां बात करते हैं एक्स्ट्रा टेंशन, एक्स्ट्रा हाई टेंशन तो ये 66 केवी तक होती है। और एक होती है एक्स्ट्रा सुपर टेंशन यानी कि 132 केवी तक होती है ये। तो इस प्रकार से होती है। तो अतिरिक्त का मतलब क्या हो गया, एक्स्ट्रा सुपर टेंशन ये हो गया। तो 132 केवी आ जाएगा, 132 केवी। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये बी ऑप्शन होता है। तो 5 भागों में इसको बांटा गया है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे 3 नंबर और 3 नंबर प्रश्न क्या आ रहा है। तो आइए देखते हैं 3 नंबर को कि पावर केबल में आच्छाद का मतलब होता है शीत का मुख्य कार्य क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, जिसमें धारा प्रवाहित होती है उसे कंडक्टर यानी कोर कहते हैं। इसके ऊपर चढ़ाया जाता है इंसुलेशन चढ़ाया जाता है। यहाँ पे जो इम्प्रेग्नेटेड पेपर होता है या इंसुलेशित पेपर होता है, बहुत अच्छा पेपर होता है। और इस पेपर तक किसी प्रकार की कोई नमी नहीं आनी चाहिए। तो नमी से बचने के लिए यहाँ पे लेड शीतड पेयर यानी कि यहाँ पे परत चढ़ाई जाती है जो शीशे से बनी होती है। और शीशे को बचाने के लिए यहाँ पे ये बैंडिंग परत होती है जो कंपाउंड पदार्थ होता है उसमें जूट डबो करके तैयार की जाती है। और फिर यहाँ पे यांत्रिक चोट से बचने के लिए यहाँ पे आर्मरिंग परत चढ़ाई जाती है जो ये आपके जीआई यानी स्टील वायरों से होती है। और सबसे लास्ट में परत होती है वो सर्विंग होती है जो बाहरी वातावरण से क्या करती है, बचाने का कार्य करती है। तो यह शीतड़ की बात कर रहा है तो यहाँ लेड शीतड़ होती है जो शीशे की बनी होती है। तो यहाँ पे अपन बात करेंगे सर्विस वोल्टेज बट टिके रहने की शक्ति प्रदान करना, चालन पथ प्रदान करना, गर्मी का नुकसान होना, नमी से बचाना। तो बात करते हैं यहाँ पे नमी से बचाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं ये। अगला प्रश्न आता है मेरे दोस्तों यहाँ पे 4 नंबर, और केबलों में प्रयुक्त विद्युत रोधी सामग्रियों की मुख्य आवश्यकता क्या होती है। तो केबलों में प्रयुक्त विद्युत रोधी सामग्रियों की मुख्य आवश्यकता क्या होती है। तो केबल है, केबल के अंदर विद्युत रोधी है और विद्युत रोधी में क्या होगा, तो भैया उच्च परावैद्युतिक क्षमता होनी चाहिए, उच्च प्रतिरोध होना चाहिए, ध्यान रखना, उच्च पैरावैद्युतिक प्रतिघात होना चाहिए, निम्न विद्युत रोधी होना चाहिए, उच्च पैरावैद्युतिक सामर्थ्य होना चाहिए। तो यही तो होना चाहिए, उच्च पैरावैद्युतिक सामर्थ्य। तो ये तो केवी प्रति एमएम के अंदर लिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा और अगला प्रश्न क्या है आइए देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, केबलों के परावैद्युतिक में समान विद्युत स्थितिक प्रतिबल प्राप्त करने की प्रक्रिया का किसके रूप में जाना जाता है। केबलों की कर्तन होता है,
केबलों का प्रसार होता है, केबलों की ग्रेडिंग होता है और केबलों का परीक्षण होता है। तो दोस्तों ये ग्रेडिंग होता है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो प्रतिबल प्राप्त करने की प्रक्रिया किसके रूप में जाना जाता है, तो ग्रेडिंग के रूप में जाना जाता है। और यहाँ पे घरों के अंदर जो केबल प्रयोग करते हैं तो वो उसकी जो वोल्टेज ग्रेडिंग होती है, वो ग्रेडिंग जो होती है या ग्रेड कह दो, तो कितना होता है, 1100 वोल्टेज होता है। नेक्स्ट बात करते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न आता है यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न। और 6 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न कह रहा है भूमिगत केबल के लिए उपयोग की जाने वाली इंसुलेट सामग्री का वांछित गुण निम्न में से कौन सा नहीं होता है। उच्च पैरा वैद्युतिक सामर्थ्य, ये तो भैया होता है। उच्च इंसुलेशन प्रतिरोध, ये भी होता है। निम्न पैरा वैद्युतिक सामर्थ्य, अरे भाई साहब नीचे अंडरग्राउंड करा रहे हो, किसी को मरवाना थोड़ी है। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये नहीं होना चाहिए, बाकी सारे के सारे होने चाहिए। उच्च यांत्रिक सामर्थ्य भी जरूरी होता है। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, और अगला प्रश्न क्या आ चुका है यहाँ पे, भूमिगत केबल ढालने के लिए निम्न में से कौन सी विधि सबसे सस्ती पड़ती है। तो भैया यहाँ पे एक होती है डायरेक्ट लेइंग विधि होती है, दूसरी होती है यहाँ पे, दूसरी जो एक तो डायरेक्ट बिछाने की विधि होती है, दूसरी एक पाइप बिछाने की विधि होती है, और एक होती है ट्रफ विधि या सॉलिड विधि अपन कहते हैं। ये जो होती है डायरेक्ट विधि, ये सबसे सस्ती होती है, तो अपन कहते हैं सबसे सस्ती भी, और अपन कहते हैं कि ये सबसे सीधी होती है। ड्राई इन लेइंग होती है, सॉलिड एंगल होता है, फाइबर होती है। तो ये सबसे सस्ती पूछ रहा है, तो डायरेक्ट अपन ये प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे 8 नंबर, और 8 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। भूमिगत केबलों को जंग और औजारों की चोट से बचाने के लिए उन पर चढ़ी धातु की परत के ऊपर खालिस्तान की एक परत चढ़ाई जाती है जो जूट या हेसियन टैप जैसी होती है, तो उसे भैया बैंडिंग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अपन बैंडिंग कहते हैं, जो जूट या हेसियन टैप जैसी रेशेदार परत से बनी होती है, और इसके जस्ट नीचे शीशे की परत होती है, जिसको अपन नमी से बचाने के लिए शीशे की परत चढ़ाई जाती है, और उस शीशे की परत को सुरक्षा के लिए बैंडिंग अपन प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे 9 नंबर, और 9 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, तो 9 नंबर प्रश्न कह रहा है कि आर्मेचर की भंवर धारा यानी एडी करंट हानि को खालिस्तान कम किया जा सकता है। तो भैया भंवर धारा हानि को कम करने के लिए, यानी कि जो भंवर धारा हानि है, भंवर धारा, तो यहाँ पे भंवर धारा जो हानि होती है, इसको कम करने के लिए क्या करते हैं कि जो हमारी क्रोड होती है ना, इस क्रोड को क्या करना पड़ेगा, आपको पटलित करना पड़ेगा भैया, पटलित करना पड़ेगा, तो पटलित करना पड़ेगा, और वो भी कितना करना पड़ेगा, 0.35 से लेकर के 0.50 mm करना पड़ेगा। दूसरी चीज पटलित के साथ साथ अपन कहेंगे लेमिनेटेड भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्रेषित धारा द्वारा, व्यावर्तन द्वारा, और वलन फोल्डिंग द्वारा, और शस्त्रण यानी लेमिनेशन द्वारा। तो भैया लेमिनेटेड कह दो चाहे लेमिनेशन कह दो, तो राइट ऑप्शन हो गया यहाँ पे डी ऑप्शन होता है। अगला प्रश्न लीजिएगा, और अगला प्रश्न 10 नंबर आ चुका है, और 10 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, यहाँ पे एक एक पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। एक पार्श्व पथ जनित्र यानी शंट जनरेटर 200 वोल्ट के पीडी, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस छोर टर्मिनल पर 150 एम्पियर धारा प्रदान करता है। आर्मेचर प्रतिरोध और पार्श्व पथ यानी शंट क्षेत्र प्रतिरोध क्रमशः 0.03 ओम और 40 ओम है, तो उत्पादन ईएमएफ ज्ञात कीजिए। तो उत्पादन ईएमएफ पूछ रहा है दोस्तों, और आर कौन सा शंट है, शंट जनित्र। तो यहाँ पे देखिएगा, ये शंट जनित्र होता है हमारा, और यहाँ पे अपन कहते हैं ये लोड होता है, और ये लोड होता है, तो यहाँ पे एक ये वाइंडिंग होती है जिसे शंट वाइंडिंग कहते हैं। ये भाई साहब पैदा करेगा, तो यहाँ आर्मेचर धारा है, और आर्मेचर धारा इधर भी जाएगी और इधर भी जाएगी, और ये किस में जाएगी, लोड में, तो इसलिए IL आता है, ये शंट में जाएगी, तो यहाँ पे ये शंट धारा होती है। ठीक है, तो यहाँ आर्मेचर धारा जो होगी वो ISH प्लस में क्या होता है, IL होता है। अब बात करते हैं, अपन से पूछ रहा है उत्पादन EMF पूछ रहा है, तो भैया ये V पूछ रहा है या E पूछ रहा है, उत्पादन EMF E पूछ रहा है, जाएगा यहाँ VT, तो यहाँ टर्मिनल वोल्टेज है, और भैया ये बराबर तो नहीं होगा क्योंकि बीच में रास्ते में खर्च भी तो होगा, तो इसमें जोड़ दो। क्या जोड़ दो कि आर्मेचर द्वारा क्या ड्रॉप हो गया वोल्टेज, तो VAIA। ठीक है, बस ये अपन को करना है, सॉरी ये थोड़ी RA, क्योंकि V बराबर IR होता है, या RA के दो I ऐसे ये, तो यहाँ पे इसमें रखना है। तो VT कितना है, तो VT अपने पास में है 200। अब दोस्तों यहाँ पे आपके पास में IA है क्या,
तो आई ए क्या, तो यहाँ तो टर्मिनल पर है, और टर्मिनल पर जो मिलता है वो तो आपका क्या कहलाता है, तो यहाँ भैया टर्मिनल पर जो मिलता है ना, यहाँ वो होता है आई एल। तो आई एल बराबर कितना होता है, तो आई एल बराबर तो यह 150 एम्पियर है। और अपन को निकालना है आई ए, आई ए बराबर होता है आई एस एच प्लस में आई एल, ठीक है। और अब निकालना है आपको आई एस एच, तो आई एस एच निकालना है तो V बटा आर एस एच होता है। तो V कितना है, तो V है आपके पास में 200 वोल्टेज, ठीक है, 200 वोल्टेज। आर एस एच कितना है, तो भैया क्षेत्र कुंडलन, तो क्षेत्र ये इतना हो गया, और पार्श्व इतना, आर्मेचर तो आर्मेचर का तो इतना हो गया, और ये है पार्श्व शंट, पार्श्व शंट का कितना होता है 40, तो ये 40 हो गया, ये हो गया, और 20 में 4 का भाग दिया तो कितना आ गया 5 एम्पियर, 5 एम्पियर आ गया। तो यहाँ पे शंट धारा तो आ गई 5 एम्पियर, और लोड है कितनी 150, तो यहाँ पे आई ए हो जाती है आपकी कितनी 155 एम्पियर, ठीक है। यहाँ से 155 आई, और यहाँ पे अपन रखते हैं 155 एम्पियर, और इनटू में आई ए, सॉरी आर ए, तो आर ए यानी कि आर्मेचर प्रतिरोध यानी कि ये 0.03, तो यहां पे अपन बात करते हैं 0.03, ठीक है। अब भैया इंटू करना पड़ेगा, 3 से 3 ऊपर तो 15 हो गया, ठीक है, 1 15 और 1 16 हो गया, और 3 एकम 3 3 और 1 4 हो गया। अब दो संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दीजिए, लगा दिया, और यहाँ पे इसमें जोड़ दीजिए 200 के अंदर, तो भैया यहाँ पे 204 हो गया, 0.65 हो गया, तो ये वोल्टेज अपने पास में मिलता है 204.65। ये क्लियर दोस्तों, तो ये ऐसे निकालना होता है। नेक्स्ट बात करते हैं 11 नंबर, और 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, आइए देखते हैं 11 नंबर प्रश्न को ध्यान से। तो 11 नंबर प्रश्न को समझिएगा, यहां पे निम्नलिखित में से कौन सा पार्श्व शंट मोटर का उपयोग नहीं है। भाई उपयोग क्या नहीं है, तो स्थिर स्पीड रेखा, दुरांत तंत्र, शाफ्टिंग, खराद लेथ चलाने के लिए, तो खराद मशीन के लिए होता है, स्थिर स्पीड भी है। अब केंद्रीय पंप है, विद्युत संचालन यानी लोकोमोटिव, जी नहीं, लोकोमोटिव के लिए तो हमारी श्रेणी मोटर होती है मेरे दोस्तों, ये तो हाई वो हो गया, लोड बहुत ज्यादा, और उपकरण के लिए होता है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा ये। नेक्स्ट अपना प्रयोग करते हैं आगे, और यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि एक डीसी जनित्र जनरेटर में एक दिक् परिवर्तक कम्यूटेटर का प्रयोग खालिस्तान किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे सीधा सीधा है कि डीसी जनरेटर है, तो जनरेटर के अंदर पूछे तो मेरे दोस्तों AC2 क्या कर देना, डीसी वोल्टेज में बदल देता है, और मोटर में पूछे तो आप कर देना DC2 क्या कर देना, AC कर देना। तो ये किस में पूछ रहा है, तो डीसी जनरेटर में, और जनरेटर में पूछ रहा है तो भैया AC टू DC कर दीजिए, यानी AC को DC में परिवर्तित करता है। और ध्यान रखना जो कम्यूटेटर होता है हमेशा पल्सेटिंग DC बनाता है। इसमें कम्यूटेटर किसका बना होता है, तो कह देना कि ये कठोर तांबे का बना होता है। किसका, कठोर कृषित तांबा, कठोर कृषित तांबा यानी हार्ड ड्रॉन कॉपर का बना होता है। अगला प्रश्न लीजिएगा, और अगला प्रश्न आता है यहाँ पे 13 नंबर, और 13 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों, तो चलते हैं 13 नंबर के पास में, और 13 नंबर तो क्या कहता है, आइए देखते हैं 13 नंबर। आजकल विद्युत ऊर्जा को खालिस्तान के रूप में उत्पन्न, पारेषित और वितरित किया जाता है। तो भैया आजकल जो विद्युत ऊर्जा को खालिस्तान के रूप में उत्पन्न, पारेषित और वितरित किया जाता है, तो दिष्ट वोल्ट था, प्रत्यावर्ती वोल्ट था, दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा, तो यहाँ पे वोल्टेज के रूप में होता है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज के, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका हो चुका है। और यहाँ पे अगला प्रश्न आता है, और अगला प्रश्न क्या है, एक अच्छे जनित्र के लिए व्यवसायिक जो दक्षता होती है NC खालिस्तान का मान हो सकता है। तो व्यवसायिक दक्षता यानी कॉमर्शियल एफिशिएंसी का मान खालिस्तान हो सकता है 20%, जितना संभव, जितना कम से कम संभव हो 10%, और अधिक से अधिक 95% तक हो सकता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन, ठीक है। अधिकतम कितना हो सकता है, 95% हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे कि डीसी जनित्र की विद्युत दक्षता खालिस्तान द्वारा दर्शाई जाती है। तो भैया विद्युत दक्षता की बात करता है और जनित्र की बात कर रहा है, तो जनित्र को आइए समझते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे ये शाफ्ट होती है, तो यहाँ यांत्रिक ऊर्जा होती है, ठीक है, ये यांत्रिक ऊर्जा हो गई।
यांत्रिक ऊर्जा हो गई। तो यांत्रिक ऊर्जा जो होती है तो अपन कहते हैं bhp इंटू में 746, ये क्लियर। अब यहां पे अंदर आर्मेचर होता है तो आर्मेचर पे विद्युत बढ़ेगी तो भैया IARA होता है यहाँ पे, ठीक है, सॉरी यहाँ पे उत्पन्न होगी तो EMF उत्पन्न होगा और आर्मेचर धारा होगी। अब यहाँ पे टर्मिनल है तो टर्मिनल पर जाएगी तो यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज हो गया, तो ये टर्मिनल वोल्टेज और यहाँ बाहर आती है लोड धारा। तो यहाँ ये विद्युत ऊर्जा होती है। तो ये विद्युत ऊर्जा जो आउटपुट होगी और ये होती है आपकी इनपुट, ये होती है इनपुट। तो इन दोनों के मध्य जो पूछ लिया जाता है वो तो होता है व्यवहारिक या व्यवसायिक, ठीक है, कॉमर्शियल यानी। तो नीटा एन होती है ये तो नीटा एन होती है, यानी कि सॉरी कॉमर्शियल एनसी होती है, कॉमर्शियल। और यहाँ विद्युत के मध्य पूछा जाता है तो भैया ये आउटपुट है और ये इनपुट है, क्योंकि ये आउटपुट है तो ये इनपुट हो जाएगी ना। और दक्षता होती क्या है तो अपन कहते हैं आउटपुट बटा क्या होती है, इनपुट होती है। तो ये आपकी क्या है, दक्षता होती है एन, नीटा बराबर। तो अपन कहते हैं ये हो जाती है आपकी क्या, विद्युत, तो नीटा ई। और यहाँ पे इन दोनों के मध्य अगर पूछ लिया जाए तो मेरे दोस्तों ये हो जाती है यांत्रिक यानी मैकेनिकल, नीटा एम। तो ये अब ये आउट इनपुट है ऑलरेडी और ये क्या बन जाएगा, इसके लिए आउटपुट बन जाएगा। अब पूछा क्या है, विद्युत दक्षता, तो विद्युत के पास गए तो आउटपुट बटा इनपुट। तो आउटपुट तो हो गया VT और IL बटे में क्या हो गया E.IA इंटू में आप शो कर सकते हो परसेंटेज बनानी है तो अब देख लीजिए V बटा IL ये IA है, गलत है, यहाँ पे ये हो गया VI हो गया तो VI हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, और E हो गया IA। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे D ऑप्शन होता है। दोस्तों अच्छी तरह से अगर समझते हैं तो आराम से समझ में आ जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं 16 नंबर, और 16 नंबर क्या होता है आइए देखते हैं 16 नंबर प्रश्न को ध्यान पूर्वक। 16 नंबर, एक ग्राइंडर मोटर में शोर व उच्च तापमान का कारण होता है। दोस्तों एक ग्राइंडर है यानी मोटर है, यूनिवर्सल मोटर हो गई, ठीक है, और वो शोर बहुत ज्यादा कर रहा है और उच्च तापमान भी कर रहा है। तो सूखी बेरिंग है, जड़े हुए बेरिंग है, रोटर शाफ्ट में मोड़ है, उपरोक्त में से कोई भी हो सकता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सूखे बेरिंग है, बेरिंग भी जड़े हुए हैं, शाफ्ट में बैंड आ रहा है तो आवाज तो आएगी, इसमें कोई सा भी कारण हो सकता है। अगला प्रश्न आता है दोस्तों यहाँ पे, अगर अगला प्रश्न आता है यहाँ पे 17 नंबर, और 17 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, तो यहाँ स्ट्रेसिस मोटर का रोटर किससे बना होता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये स्ट्रेसिस मोटर जो होती है ये आपकी एक प्रकार की सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर होती है। ये सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर होती है, और यहाँ पे ये आपकी ब्रशलेस मोटर होती है, इसमें कोई ब्रश नहीं होती है। और ये ध्यान रखना, ये सेल्फ स्टार्ट मोटर होती है, सेल्फ स्टार्ट मोटर होती है। इसकी जो गति होती है वो गति बिल्कुल क्या होती है, नियत होती है। इसका जो रोटर होता है ना, वो रोटर क्रोमियम स्टील का बना होता है, क्रोमियम या क्रोम स्टील कह दो सीधा, क्रोम स्टील का बना होता है, ठीक है। और इसकी जो दक्षता होती है वो कम होती है भाई, 2 से इसकी मात्र 16 वाट होती है, सॉरी 16 वाट तक ये तो क्षमता होती है, 16 वाट तक, 2 से 16 वाट तक ये बनाई जाती है। ज्यादा इसकी दक्षता भी नहीं होती, कम होती है, बहुत कम होती है। तो ये 16 वाट तक बनाई जाती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि ये क्रोम स्टील का ये बनाया जाता है, और इसका यूज करते हैं जहाँ रेडियो होते हैं, आवाज साउंड से रिलेटेड होते हैं ना, वहां पे। तो ये रेडियो में, टैप रिकॉर्डर में ज्यादा प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे 18 नंबर, और 18 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आइए देखते हैं 18 नंबर प्रश्न को ध्यानपूर्वक। तो ये 18 नंबर प्रश्न है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सी मोटर AC और DC सप्लाई दोनों पर कार्य करती है। तो भैया दोनों पर कार्य करती है। देखो एक होता है AC और DC सप्लाई दोनों पर कार्य करती है, ठीक है, और दोनों पर, यानी AC और DC दोनों सप्लाई पर कार्य करती है। तो यहाँ पे सिंगल फेज हो गया, यानी सॉरी सिंक्रोनस मोटर हो गई, स्पाइरल केज हो गई, और इंडक्शन मोटर। यूनिवर्सल मोटर होती है, इसको आप AC से चला सकते हो और इसको AC न देकर DC दे सकते हो, तो दोनों से चला सकते हो। यहाँ एक होता है सिंक्रोनस मोटर, इसके स्टेटर पर तो दी जाती है AC और इसके रोटर पर दी जाती है DC। तो इसमें तो दोनों एक साथ देते हैं, जबकि ये कह रहा है
कि यहाँ यूनिवर्सल जो मोटर होती है इसको या तो आप एसी से चलाओ या फिर डीसी से, तो या लगाना पड़ता है। जबकि ये कह रहा है एसी और डीसी सप्लाई दोनों पर कार्य करती है, दोनों पर कार्य करती है। तो भैया यहां पे अपन बात करते हैं, अगर दोनों देखो कौन सी मोटर एसी सप्लाई, एसी और डीसी सप्लाई दोनों पर कार्य करती है, तो भाई साहब ये आपकी सिंक्रोनस हो जाएगी। अगर ये कहता है एसी या डीसी पर कार्य करती है तो आपकी यूनिवर्सल आ जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न आता है यहाँ पे, और 19 नंबर प्रश्न है। और 19 नंबर प्रश्न क्या है, आइए देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न है, टैप रिकॉर्डर के लिए निम्न में से कौन सी मोटर बेहतर होती है। तो टैप रिकॉर्डर के लिए अभी आपने पढ़ी कि यहाँ पे हिस्टैरिसीस मोटर सबसे बेहतर होती है। सैडेड मोटर भी अपन यूज करते हैं, लेकिन सैडेड से बेटर होती है ये आपकी हिस्टैरिसीस। अगला प्रश्न आता है 20 नंबर, और 20 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कौन सी मोटर की गति नियंत्रण सबसे जटिल होती है। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना, गिलहरी पिंजरा प्रेरण मोटर होती है, स्लिप रिंग प्रेरण मोटर होती है, दोनों। तो दोनों की गति क्या होती है, जटिल होती है, जबकि डीसी मोटर की क्या होती है, इजी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगला प्रश्न आता है, और अगला प्रश्न क्या आता है कि एक गिलहरी पिंजरा प्रेरण मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए कौन सी विधि प्रयोग में नहीं ली जाती। तो गिलहरी के अंदर दोस्तों ध्यान रखना, एक होती है आपके ध्रुव यानी कि पोल, एक होती है फ्रीक्वेंसी, एक दो, और एक होता है सप्लाई। यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज नियंत्रण, तो वोल्टेज परिवर्तित करके आवृत्ति परिवर्तित करते हैं, और ये करके, क्योंकि गिलहरी पूछ रहा है तो रोटर प्रतिरोध नहीं लेंगे, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा अपने डी ऑप्शन। अगला प्रश्न आता है, और अगला प्रश्न आता है 22 नंबर, और 22 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, आइए देखते हैं 22 नंबर को। तो एकल कला प्रेरण मोटर में सहायक घुमाव को उपयोग करने का उद्देश्य क्या उद्देश्य होता है। तो भैया यहाँ पे एकल कला प्रेरण मोटर में सहायक घुमाव को उपयोग करने का क्या उद्देश्य होता है। तो यहाँ पे एकल कला मोटर में सहायक घुमाव का मतलब होता है यहाँ स्टार्टिंग वाइंडिंग, जिसको ऑक्सिलरी वाइंडिंग भी कहते हैं, और ये जो वाइंडिंग होती है ये पतले तार और अधिक लपेट की होती है, यहाँ प्रतिरोध ज्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि उपयोग किया जाता है, केवल ये स्टार्टिंग वाइंडिंग के लिए होता है। वोल्टता नियमन, गति नियंत्रण, प्रारंभिक बल आघूर्ण को विकसित करना यानी कि स्टार्टिंग टॉर्क के लिए होती है, शक्ति गुणांक करना। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, और अगला आता है 23 नंबर, और 23 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों। तो यहाँ 23 नंबर को समझते हैं, खालिस्तान को कम करने के लिए एक 3 कला प्रेरण मोटर के स्टेटर क्रोड पर परतदार किया जाता है। तो दोस्तों ये पटलित किया जाता है। पटलित क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अपने पटलित इसलिए किया जाता है ताकि एडी करंट को क्या कर सके, कम किया जा सके। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे ये। ठीक है, लोहा जो हानि होती है ये आपकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर क्या होती है, निर्भर होती है, जबकि ये लोड के ऊपर निर्भर नहीं होती है। और लोहा हानि जो होती है ये और ये दोनों रूप होते हैं, जबकि कॉपर हानि आपकी एसी और डीसी दोनों पर होती है, जबकि लोहा हानि केवल एसी के ऊपर होती है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे 24 नंबर, और 24 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 24 नंबर प्रश्न को ध्यान पूर्वक देखिएगा। तो यहाँ पे एक त्रिकला प्रेरण मोटर स्टार डेल्टा स्टार्टर के द्वारा प्रचालित करने पर मोटर की प्रारंभिक अवस्था स्टार स्थिति में प्रत्येक फेज के मध्य वोल्टेज क्या है। तो एक त्रिकला प्रेरण मोटर स्टार डेल्टा स्टार्टर के द्वारा प्रचालित की जाती है। तो मोटर में प्रारंभिक अवस्था में स्टार में दी जाती है, प्रत्येक फेज के मध्य जो वोल्टेज होता है दोस्तों वो होता है 57.3% होता है, लगभग 58% के समथिंग बात करते हैं, क्योंकि यहाँ शुरू में धारा जो होती है लगभग 5 से 7 गुना अधिक होती है, तो वहां उसको कम करने के लिए यहाँ दी जाती है। फिर जैसे ही 75% मोटर चल जाती है तो वहां पे क्या करते हैं, स्टार की जगह डेल्टा में बदल देते हैं, और डेल्टा एक समांतर की तरह कार्य करता है, और वहां पे सीधा का सीधा पूरा का पूरा वोल्टेज प्राप्त हो जाता है। अगला प्रश्न आता है और 25 नंबर, और 25 नंबर को देखिएगा ध्यान पूर्वक।
श्रेणी आरएल से परिपथ में अनुनाद की अवस्था शक्ति गुणांक क्या होता है? दोस्तों यहाँ पे जो अनुनाद परिपथ होता है, अनुनाद जो परिपथ होता है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा एक्स एल बराबर होता है एक्स सी। यहाँ पे आप ये भी कह सकते हो आर बराबर जेड होता है। यहाँ पावर फैक्टर कितना होता है, इकाई होता है। और ये दो प्रकार का होता है, श्रेणी और समांतर। पूर्ण अनुनाद, समांतर, और दोनों के अंदर ही पावर फैक्टर क्या होता है, इकाई होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, 25 नंबर होता है। इसमें एक चीज और नोट कर लेना, आवृत्ति। यहाँ रेजोनेंस बराबर होता है 1/2 पाई अंडर रूट में एल सी। तो एल का मतलब होता है प्रेरकत्व और सी का मतलब होता है कैपेसिटेंस। अगला नेक्स्ट 26 नंबर होता है, और 26 नंबर क्या कह रहा है कि एक श्रृंखलाबद्ध आरसी सर्किट की प्रतिबाधा 20 ओम है, और यदि प्रतिरोध का मान 5 ओम है तो पावर फैक्टर ज्ञात कीजिए। पावर फैक्टर ज्ञात कीजिए। प्रतिबाधा 10 है, प्रतिरोध आर है, तो आराम से हो जाएगा। तो यहाँ पे पी एफ बराबर होता है आर बटा जेड। ये लो, ये पावर फैक्टर निकल गया। तो यहाँ पे कोस थीटा बराबर आर का मान कितना है 5 और ये 10, तो कोस थीटा बराबर कितना आ गया यहाँ पे 0.5। और इसमें आर सी है कैपेसिटेंस, इसलिए अग्रगामी आ जाएगा, अग्रगामी। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे सी। अगर यहाँ पे आर एल आता तो यहाँ पश्चगामी हो जाता, इस चीज को ध्यान रखिए। नेक्स्ट प्रश्न आता है, और नेक्स्ट प्रश्न आता है तो दोस्तों अभी जस्ट मैंने समझाया था, आपको ध्यान हो तो, और लिखा भी है मैंने यहाँ पे एक्स एल बराबर होता है एक्स सी। तो किसके बराबर होता है, तो जेड बराबर आर के बराबर होता है। ठीक है, ये अनुनाद परिपथ होता है। कौन सा परिपथ होता है, तो यहाँ बात करते हैं अनुनाद परिपथ, जिसे अपन क्या कहते हैं, रेजोनेंस परिपथ कहते हैं। अगला क्वेश्चन, और अगला प्रश्न आता है यहाँ पे 28 नंबर, और 28 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। जब दो ज्यावक्रीय मात्राएं फेज क्वाड्रेच में बनाई गई हो तो उनका कलांतर कितना होता है। ध्यान रखना दोस्तों, अगर 90 डिग्री अंतर होता है तो उसे कहते हैं क्वाड्रेच, और यदि 180 डिग्री अंतर होता है तो उसे कहते हैं एंटीफेज। ठीक है, ये अब आपसे क्या पूछ रहा है, क्वाड्रेच पूछ रहा है, तो ये 90 डिग्री आ जाएगा, और 180 डिग्री पूछे तो एंटीफेज आ जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं 19 नंबर, और 19 नंबर प्रश्न क्या है, आइए देखते हैं 19 नंबर। एक संधारित्र द्वारा 50 हर्ट्ज आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा पर प्रतिघात 10 ओम है, ठीक है, एक्स, और आवृत्ति 100 हर्ट्ज तक बढ़ाई जाती है तो प्रतिघात कितना होगा। अरे तो भाई इसमें तो मात्र सीधा सा ही है, देखो 50 हर्ट्ज पर अगर 10 है तो 100 हर्ट्ज पर 20 होगा, 100 हर्ट्ज पर क्या होगा 20 होगा। भाई 50 पे 10 है तो 100 पे कितना होगा सीधा, तो यहाँ पे 20 होगा। तो राइट ऑप्शन ये हो गया, इसमें तो दिक्कत ही नहीं आती मेरे ख्याल से। अगला प्रश्न लीजिएगा, और अगला प्रश्न है यहाँ पे एक मिनट। धारित्र द्वारा 50 हर्ट्ज आवृत्ति प्रत्यावर्ती धारा का प्रतिघात है, धारित्र है दोस्तों ये, क्योंकि यहाँ पे अगर एक्स प्रेरकत्व होता तो अलग होता। देखो एक्स सी बराबर क्या होता है 1/2 पाई एफ सी, ठीक है ये। और यहाँ पे कह रहा है तो यहाँ एक्स सी जो होता है ये विलोमानुपाती हुआ कि नहीं हुआ, तो यहाँ पे ये, क्योंकि ये धारित्र है। अब धारिता में क्या हुआ कि 50 पर 10 है, तो यहाँ पे आपने फ्रीक्वेंसी दुगुनी कर दी, तो ये कम होगा, आधा कम हो जाएगा, तो 10 का क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर एक्स एल होता तो ये होता है 2 पाई एफ एल होता है, तो ये प्रेरक के अंदर क्या होता है 20 हो जाता है। ये चीज ध्यान रखना, ये इस चीज को पकड़ के रखना। अगला प्रश्न आता है, और अगला प्रश्न आता है यहाँ पे 30 नंबर, और 30 नंबर क्या कह रहा है, आइए देखते हैं 30 नंबर। एक अल्टरनेटर के फील्ड करंट यानी विद्युत प्रवाह को लोड के साथ बदलने से अल्टरनेटर की वोल्टेज को स्थिर रखा जा सकता है, तो इस विधि को खालिस्तान कहा जाता है। फील्ड करंट विद्युत प्रवाह को लोड के साथ बदलने
से अल्टरनेटर की वोल्टेज को स्थिर रखा जाता है तो इस विधि को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे अपन कहते हैं कि लोड के साथ बदलने से अल्टरनेटर की वोल्टेज स्थिर रखती है, तो इस विधि को क्या कहेंगे? फील्ड करंट होती है। तो यहाँ ब्राइट लैंप होती है, ये होगी उत्तेजना, तो उत्तेजना नियंत्रण आ रही है ना, क्योंकि ये तो बाकी ये तीनों जो है ये तो तुल्यकालिक वो सॉरी तुल्यकालीकरण विधियां होती है, तो ये सब तो वो कह रहा ही नहीं है। तो ये उत्तेजना नियंत्रण होती है जो फील्ड करंट देकर के अपन अति उत्तेजित, अंडर उत्तेजित और सामान्य उत्तेजित अपन करते हैं। अगला प्रश्न आता है यहाँ 31 नंबर, और 31 नंबर प्रश्न क्या है? यदि अन्य अल्टरनेटरों के साथ समांतर में चल रहे अल्टरनेटर उत्तेजना उसकी निम्न से घटा देता है, तो उत्तेजना घटा देता है, उत्तेजना अगर घटा देता है तो अल्टरनेटर अग्रगामी शक्ति गुणांक पर कार्य करेगा, शक्ति गुणांक अधिक यानी अग्रगामी बन जाता है। तो बस यही है, क्योंकि मैंने यहां पे वापस आप समझ सकते हो, देखो ओवर एक्साइटेड, यहां पे ओवर एक्साइटेड, ऑक्साइटेड, यहां पे अंडर, और एक होता है सामान्य, ठीक है। तो यहां पे बात करते हैं, दो मशीन होती है, एक आपकी सिंक्रोनस मशीन होती है और एक आपकी अल्टरनेटर मशीन होती है। सिंक्रोनस मशीन में ओवर एक्साइटेड होता है तो ये आपका अग्रगामी होता है, यहाँ पे अंडर होता है तो ये पश्चगामी होता है, और यहाँ पे ये सामान्य होता है तो ये इकाई होता है, ठीक है। जबकि अल्टरनेटर मशीन होती है तो अल्टरनेटर में ओवर एक्साइटेड पर आपका पश्चगामी होता है यहाँ पे, और ये अंडर के अंदर क्या होता है? अग्रगामी होता है, और यहाँ पे इकाई होता है ये। अब देख लीजिए, तो अल्टरनेटर के साथ समांतर में चल रहा है तो अल्टरनेटर में उत्तेजना क्या है? तो उत्तेजना उसकी निम्न से घटा देता है, घटा देता है यानी अंडर हो गई ना, तो घटा देता है तो अग्रगामी पे काम करेगा सीधा, तो अग्रगामी बन जाता है। अगला प्रश्न लीजिएगा, और ये 32 नंबर है, और 32 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, आइए देखते हैं 32 नंबर को। 32 नंबर को समझिएगा ध्यान से, कि डायनेमो अथवा अल्टरनेटर द्वारा बैटरी चार्ज नहीं होने का कारण क्या है? तो भैया डायनेमो अथवा अल्टरनेटर बैटरी चार्ज तो होनी चाहिए। अब फेयर बेल्ट ढीली है, लूज है, लूज है तो घूम तो रहा होगा, ब्रश का ढीला होना, डायोड का खराब होना, उपरोक्त सभी, तो भैया कोई भी कारण हो सकता है इसमें, ठीक है। तो ये अगला अपन बात करते हैं 33 नंबर, और 33 नंबर क्या है कि अल्टरनेटर के मुख्य भाग कौन सा है? तो भैया अल्टरनेटर में रोटर होता है, स्टेटर होता है, बेरिंग भी होता है, रेगुलेटर तो नहीं होता अल्टरनेटर में, यानी मुख्य भाग पूछ रहा है तो मुख्य भाग तो रोटर और स्टेटर हो गया ना, तो ये ए ऑप्शन आपका क्या हो जाता है? राइट होता है। यहाँ डायनमो में वाइंडिंग होती है, तो भैया डायनमो में सिंगल पोल वाइंडिंग होती है, दो पोल वाइंडिंग होती है, तीन पोल वाइंडिंग होती है, चार पोल वाइंडिंग होती है, मात्र दो पोल होते हैं इसमें। मात्र कितने पोल होते हैं? डायनमो में दो पोल होते हैं, और यहाँ चुंबकीय क्षेत्र के लिए यहाँ स्थायी चुंबक प्रयोग करते हैं। कौन सा? स्थायी चुंबक प्रयोग करते हैं। और जो डायनमो होता है, ये आपका डायनमो जो होता है ये 110 नहीं, ये तो कम वोल्टेज पैदा करता है, तो डायनमो अपन कहते हैं वाहनों में बैटरी चार्जिंग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यहां नेक्स्ट बात करते हैं, बिजली के धक्के की तीव्रता किस परिस्थिति में अधिक होती है? तो भैया बिजली के झटके की तीव्रता किस परिस्थिति में अधिक होगी? शुष्क त्वचा होगी, मोटी चमड़ी होगी, पतली त्वचा होगी, और गीली त्वचा। तो गीली त्वचा के अंदर ही तो ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे प्रतिरोध क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अगला, पर अगला आता है 36 नंबर, और 36 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? किसी अस्पताल की अनिवार्य विद्युत प्रणाली में निम्नलिखित में से दो अलग अलग प्रणाली में से कौन सा होना चाहिए? एक सामान्य प्रणाली, एक जीवन सुरक्षा प्रणाली, एक अनिवार्य प्रणाली और एक अनिवार्यतर प्रणाली, एक आपातकालीन होता है और एक उपकरण प्रणाली, एक जीवन रक्षक प्रणाली और एक पता योग्य यानी एड्रेसेबल फायर अलार्म सिस्टम होता है। तो एक आपातकालीन होनी चाहिए और एक उपकरण होनी चाहिए। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी ऑप्शन होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, और अगला प्रश्न आता है दोस्तों, विद्युत धारा घटना के लिए कौन सा भाग जिम्मेदार होता है? तो विद्युत धारा घटना के लिए कौन सा भाग जिम्मेदार होता है विद्युत धारा घटना के लिए? तो यहाँ पे बात करते हैं पैरा विद्युत, डाइलेक्ट्रिक, धातु, विद्युत रोधक, इंसुलेटर, आवेश, चार्ज। तो यहाँ पे विद्युत धारा घटना के लिए कौन सा भाग जिम्मेदार होता है?
डाइलेक्ट्रिक हो गया, धातु हो गई, विद्युत रोधक और आवेश चार्ज। तो अपन बात करते हैं यहाँ पे विद्युत धारा की घटना में कौन सा भाग घटना में जिम्मेदार होगा, तो इंसुलेटर ही तो होगा। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे सी होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न आता है यहाँ पर 38 नंबर। और 38 नंबर क्या कह रहा है कि प्राथमिक चिकित्सा के मामले में एबीसी प्रणाली के प्रारंभिक आद्याक्षरों का पूरा नाम क्या है। ए का मतलब होता है एयरवे, बी का मतलब होता है ब्रीथिंग और सी का मतलब होता है सर्कुलेशन। एयरवे, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन, भैया आगे नीचे पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, सीधा ठोक दो बस। एयरवे हो गया, ब्रीथिंग हो गया और यहाँ सर्कुलेशन हो गया। एयरवे हो गया, ब्रीथिंग हो गया, चेस्ट आता है, गलत है। यहाँ ब्रेथ होता है और यहाँ पे चेस्ट सर्कुलेशन, ऐसा नहीं होगा। तो ये पहला ही ऑप्शन मिल गया। यहाँ पे बात करते हैं हेलोन, अग्निशामक, इनमें से कौन सी सामग्री भरी जाती है। तो भैया हेलोन जो होता है ये आपके विद्युत की आग को बुझाने के लिए होता है और इसमें सीटीसी होता है, सीटीसी और ब्रोमो क्लोरो डाइफ्लोरो प्लस मीथेन होती है। तो राइट ऑप्शन होता है ये। ठीक है, तो यहाँ पे और हेलोन अग्निशामक जो यंत्र होता है इस पर पट्टी का जो रंग होता है वो हरा रंग होता है। पट्टी का रंग कैसा होता है, यहाँ हरा रंग होता है। अगला प्रश्न आता है यहाँ पे और 40 नंबर। और 40 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, और 40 नंबर कह रहा है स्थैतिक बिजली किसके कारण उत्पन्न होती है। तो दोस्तों यहाँ पे अपन बात करते हैं जैसे विद्युत, और विद्युत दो प्रकार की होती है और यहाँ पे एक होती है चल विद्युत और एक होती है स्थिर विद्युत। और स्थिर विद्युत के अंदर आवेश की अगर मैं बात करूं तो आवेश इसमें तो गतिशील होता है, इसमें तो क्या होगा, तो अपन कहते हैं गतिशील होता है, इसमें गतिशील होता है और इसमें क्या होता है स्थिर, इसमें क्या होता है स्थिर होता है। जबकि ये इसमें चल विद्युत होती है तो चल विद्युत रासायनिक होती है, रासायनिक, और ये घर्षण द्वारा उत्पन्न होती है, ये घर्षण द्वारा उत्पन्न होती है। ठीक है, घर्षण और प्रेरण, प्रेरण द्वारा स्थैतिक होती है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, घर्षण और प्रेरण दोनों द्वारा उत्पन्न होती है, जबकि ये रासायनिक विधि द्वारा उत्पन्न होती है। यहाँ पे नेक्स्ट अपन बात करते हैं 41 नंबर प्रश्न। और 41 नंबर प्रश्न क्या है, आइए देखते हैं 41 नंबर प्रश्न को ध्यान से। मनुष्य के शरीर पर बिजली के झटके की मात्रा निम्न पर निर्भर करती है। तो भैया यहाँ निर्भर करती है लाइन वोल्टता पर, लाइन धारा पर, लाइन वोल्टता तथा लाइन धारा पर, मनुष्य के शरीर में प्रवाहित हो रही धारा पर। तो यहाँ पे मनुष्य के शरीर में प्रवाहित हो रही धारा पर झटके की मात्रा निम्न। वैसे झटका जो होता है धारा इंटू समय पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे पृथ्वी का प्रतिरोध कितना होता है। तो भैया पृथ्वी का प्रतिरोध जो होता है, पृथ्वी का एक तो होता है विभव और एक होता है यहाँ पे प्रतिरोध। ठीक है, और दोनों ही क्या, तो अपन कहेंगे लगभग क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। तो लगभग शून्य होता है। अगला प्रश्न लीजिएगा और अगला प्रश्न आता है यहाँ पे 43 नंबर। और 43 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, और 43 नंबर कह रहा है कि लैपटॉप बैटरी पैक बनाने के लिए किस प्रकार के सेल का उपयोग किया जाता है। तो भैया यहाँ पे लिथियम सेल का अपन क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। दोस्तों इन्वर्टर से चल रहा है सिस्टम, तो इन्वर्टर क्या है जवाब दे रहा है, तो फटाफट करने पड़ेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे एक ऑनलाइन यूपीएस प्रणाली में मुख्य प्रणाली से बैटरी में परिवर्तन का समय है, क्योंकि ऑनलाइन होता है तो ऑनलाइन में डायरेक्ट आती रहती है तो यहाँ 0 सेकंड का समय लगेगा। ऑफलाइन होता है तो ऑफलाइन में 1 माइक्रो सेकंड तक का समय जरूर लगता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि यहाँ पे एक बैटरी को बहुत कम दर से आवेशित किया जाता है। तो बैटरी को आवेशित करने की विधि को ट्रिकल चार्जिंग विधि कहते हैं। ट्रिकल चार्जिंग यानी ट्रिकल चार्जिंग विधि कहते हैं। और ट्रिकल को ही अपन कहते हैं मंद गति आवेशन होता है, क्योंकि ये सल्फेशन दोष को दूर करने के लिए प्रयोग की जाती है। और यहाँ पे क्या होता है कि बहुत दिनों तक बैटरी को यूज नहीं लेते हैं तो ये दोष हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर, और किसी विद्युत अपघटनीय प्रक्रियाओं में अवक्षेपित सामग्री में द्रव्यमान m की गणना करने के लिए क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पे m बराबर होता है ZIT होता है, ये अपघटन का पहला नियम होता है। तो यहाँ पे m निकाल रहा है तो m बराबर ZIT, तो ये आपका डी ऑप्शन होता
है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे 47 नंबर, निम्नलिखित में से किस प्राथमिक सेल का उपयोग अवधिक सर्वाधिक होता है? तो दोस्तों यहाँ पे लिथियम सेल होता है और ये सर्वाधिक होता है। इसकी जो दक्षता होती है ये 80% होती है। इसका जीवन काल होता है तो लगभग अपन बात करते हैं 10 वर्ष तक होता है। कितना होता है? 10 वर्ष तक होता है। तो सबसे बेस्ट होता है लिथियम सेल। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे 48 नंबर, और 48 नंबर प्रश्न क्या है? तो 48 नंबर होता है कि जब किसी चालक विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो विलयन के रंग में परिवर्तन होता है तो क्या कहलाता है? तो ये धारा का रासायनिक प्रभाव कहलाता है। धारा का कौन सा प्रभाव कहलाएगा? रासायनिक प्रभाव कहलाता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे, और 49 नंबर है, 2 वोल्ट और 4 एम्पियर हावर के 4 सेलों को समांतर क्रम में जोड़कर बनाई जाती है तो बैटरी का कुल वोल्टेज कितना होता है? दोस्तों अगर समांतर में जोड़ रहे हो, क्योंकि समांतर में केवल धारा क्षमता बढ़ती है, यानी कि धारा आप क्या कर सकते हो? बढ़ा सकते हो। और यहाँ पे श्रेणी के अंदर श्रेणी क्रम में क्या बढ़ा सकते हो? वोल्टेज बढ़ा सकते हो। तो भैया यहाँ पे वोल्टेज तो समान रहेगा, 2 वोल्टेज, 4 सेलों को समांतर क्रम में जोड़कर बढ़ाइए, कुल वोल्टेज कितना होगा? तो अपन कहेंगे यहाँ पे वोल्टेज तो कितना रहेगा? 2 ही रहता है। और यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों 50 नंबर, और 50 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? तो यहाँ पे कह रहा है कि विद्युत सुचालकों की प्रतिरोधकता प्रभावित होती है। तो विद्युत सुचालक का मतलब होता है यहाँ पे चालक, और चालक की प्रतिरोधकता क्या होती है? निम्न होती है। और प्रतिरोधकता किस पर डिपेंड रहती है? तो ध्यान रखना, प्रतिरोधकता तापमान पर डिपेंड रहती है, दबाव पर, संगठन पर, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे दबाव पर, संगठन पर और तापमान पर, तो ओनली फॉर अपन कहेंगे तापमान या फिर इसकी किस्म पर डिपेंड रहती है। यहाँ पे जो प्रतिरोधकता होती है ये लंबाई व कटाव क्षेत्रफल इन दोनों पर डिपेंड नहीं होती है, यानी एरिया पर डिपेंड नहीं होती है। तो दोस्तों ये थे अपने कितने 50 प्रश्न। और आज का सेशन कैसा लगा तो आज कमेंट में जरूर आप बताइएगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद मेरे दोस्त।